दोस्तों, हम हमेशा देश की प्रोग्रेस के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं। कॉलोनाइजेशन पीरियड खत्म होने के बाद लगभग सभी कॉलोनीज ने आजादी के बाद रिफॉर्म्स के जरिए अपनी इकोनॉमी इंप्रूव करने की कोशिश की थी। लेकिन क्या हो अगर वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बैकफायर कर जाएं? क्या हो यदि न्यू इंडिपेंडेंट सरकार केवल अपना फायदा देखे और अपनी जनता का नहीं? ऐसी ही कुछ कहानी है जिम्बाब्वे की, जिसके राष्ट्रपति मुगाबे ने गलत फैसलों ने उस देश को ऐसे अंधेरे में डुबा दिया कि आज तक वो उससे उबर नहीं पाया है। एक ऐसा क्राइसिस जिसमें हाइपर इन्फ्लेशन 2 डिजिट नहीं, 3 डिजिट भी नहीं, बल्कि टेंस ऑफ डिजिट तक पार कर गया था। हाइपर इन्फ्लेशन रैपिडली राइजिंग इन्फ्लेशन को कहा जाता है। आमतौर पर यदि इन्फ्लेशन रेट प्रति माह 50% से अधिक है तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन के रूप में मेजर किया जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन एक करेंसी की वैल्यू रैपिडली डिक्रीज करता है, जिससे इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, प्राइस वॉलेटिलिटी और गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज के प्रति डिस्ट्रस्ट पैदा हो जाता है। जिम्बाब्वे अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी तट के पास स्थित एक देश ने लगभग दशक लंबे इन्फ्लेशन क्राइसिस का अनुभव किया था। आज उसकी सिचुएशन कुछ बेहतर तो है, लेकिन पूरी तरह से उस प्रभाव से बाहर नहीं आ पाया है। क्या है जिम्बाब्वे की इकोनॉमिक क्राइसिस की कहानी और आखिर किन कारणों से ये स्थिति पैदा हुई? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। 1998 से 2009 तक जिम्बाब्वे डॉलर का इन्फ्लेशन रेट तेजी से बढ़ता देखा गया, जो 2008 के मिड नवंबर में बिलियंस परसेंटेज प्रति माह पर पहुंच गया था। रिपोर्ट्स बताते हैं कि जिम्बाब्वे के हाइपर इन्फ्लेशन क्राइसिस का डायरेक्ट कॉज जिम्बाब्वे के तत्कालीन राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे और उनकी सरकार द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी मिसमैनेजमेंट था। 1990 के दशक की शुरुआत में राष्ट्रपति ने सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए, जो डिजास्ट्रस साबित हुए। दरअसल 1980 तक ये एक ब्रिटिश कॉलोनी था। आजादी के 10 साल बाद यानी कि 1990s में लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करते हुए राष्ट्रपति मुगाबे ने व्हाइट लैंड ओनर्स से जमीन लेकर जिम्बाब्वे के ब्लैक फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इनमें से कुछ नए किसानों को खेती का कोई अनुभव न होने के कारण फूड प्रोडक्शन लगभग आधा हो गया और यहीं से जिम्बाब्वे के इकोनॉमिक कोलैप्स की कहानी भी शुरू हो गई। लगभग उसी दशक में HIV एड्स एक बड़ा खतरा बन गया, जिसने जिम्बाब्वे और कई अन्य अफ्रीकन कंट्रीज की इकोनॉमी को खासा नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा 1998 से प्रेसिडेंट मुगाबे ने अपने देश को सेकेंड कोंगो वॉर में भी शामिल कर दिया, जिससे देश और अधिक गरीब हो गया। इन सब की प्रतिक्रिया में USA, यूरोप और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आदि ने अर्ली 2000s में रूलिंग एलाइट के खिलाफ सैंक्शंस इम्पोज कर दिए। वहीं दूसरी ओर देश में पॉलिटिकल और मॉनेटरी अनसर्टेनिटी के कारण बैंक्स भी इन्वेस्टमेंट और लोन्स देने को तैयार नहीं थे। देखते ही देखते बैंकिंग सेक्टर भी कोलैप्स हो गया। एज अ रिजल्ट कैपिटल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक आउटपुट में तेजी से गिरावट देखी गई और इन्फ्लेशन क्राइसिस के दौरान अनएम्प्लॉयमेंट 80% पर पहुंच गया। इन सब संकट से छुटकारा पाने के लिए मुगाबे की सरकार ने एक और डिजास्टर्स डिसीजन लिया। उन्होंने करेंसी को प्रिंट करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, सरकार ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मिलिट्री एक्शंस को फाइनेंस करने के लिए भी बड़ी मात्रा में इन प्रिंटेड मनी का इस्तेमाल किया। ये एक्शन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को डायरेक्टली वायोलेट करता है, जिसके अनुसार गुड्स और सर्विस के प्राइसेस मार्केट में सर्कुलेट हो रहे पैसों से डायरेक्टली कोरिलेटेड होते हैं, यानी जितना पैसा उतना चीजों का दाम। जब करेंसी प्रिंट होंगे तो उनका सर्कुलेशन बढ़ेगा और जब सर्कुलेशन बढ़ेगा तो जाहिर है चीजों के दाम भी बढ़ेंगे। और ऐसा ही कुछ जिम्बाब्वे में हुआ। कमोडिटीज के प्राइस रैपिडली इंक्रीज होने लगे। इस प्रकार एम्प्लॉयड लोगों के पास ज्यादा इनकम होने के बावजूद वो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जिस तेजी से पैसे प्रिंट हो रहे थे और लोगों की जेबों में जा रहे थे, उतनी ही तेजी से प्राइस भी तो बढ़ रहे थे। लोग अब पॉवर्टी बिलियनियर्स बन गए थे। जी हाँ, यदि एक रोटी की कीमत $2 बिलियन हो तो $1 अरब का वेतन अच्छा कहाँ से होता? लेकिन जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन की गंभीरता, इंस्टीट्यूशनल करप्शन और सरकार और करेंसी में विश्वास की कमी के कारण भी थी।
मिलिट्री एफर्ट्स को फाइनेंस करने के लिए करेंसी को प्रिंट करते समय जिम्बाब्वे सरकार ने अपनी मनी प्रिंटिंग एक्टिविटीज को प्रति माह $20 मिलियन से कम बताया। साथ ही जिम्बाब्वे की करेंसी के गिरते मूल्य यानी वैल्यू को ठीक करने के प्रयास में रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे ने अपने मनी प्रिंटिंग एफर्ट्स को और बढ़ा दिया। साथ ही उसने इन्फ्लेशन को अवैध घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, अपनी करेंसी वैल्यू को जिम्बाब्वे $5, जिम्बाब्वे $10 आदि के बजाय जिम्बाब्वे $10 करोड़ और जिम्बाब्वे $20 करोड़ बिल्स में बदल दिया। रिजर्व बैंक ने अपनी फॉरेन एक्सचेंज रेट्स या इन्फ्लेशन रेट्स को भी अपडेट नहीं किया, बल्कि उसने न्यू करेंसी रेजिमे की घोषणा कर डाली, जिसने इन्फ्लेशन के कॉज को एड्रेस ही नहीं किया और साथ ही करेंसी की स्थिरता में नागरिकों के विश्वास को और भी कम कर दिया। इन्फ्लेशन के कारण बॉन्ड होल्डर्स के बॉन्ड वैल्यू में भी गिरावट आने लगी, जिससे फ्यूचर डेब्ट को सेल करना मुश्किल हो गया। नतीजन स्टेबल फॉरेन करेंसी के लिए ब्लैक मार्केट बेसिक गुड्स और सर्विसेज लेने का एक कॉमन मेथड बन गया। इनफैक्ट कई रैंक्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी करेंसी एक्सचेंज ब्लैक मार्केट में भाग लिया था। जैसा कि हमने शुरू में बताया कि 2008 तक हालात इतनी बिगड़ गई, इन्फ्लेशन रेट बिलियन % से भी अधिक तक पहुंच गया था। हाइपर इन्फ्लेशन को एड्रेस करने के लिए लगभग 17 साल बाद 2008 में सरकार ने कई रिफॉर्म्स को लागू करना शुरू किया। सबसे पहले यूएस डॉलर और यूरो सहित फॉरेन करेंसीज को अडॉप्ट किया गया ताकि प्राइसेस और एक्सचेंज रेट्स स्टेबलाइज हो सके और करेंसी की वैल्यू में कॉन्फिडेंस रीबिल्ड हो सके। इसके बाद 2009 में सरकार ने जिम्बाब्वे डॉलर की प्रिंटिंग बंद कर दी और लोगों को अपने चॉइसेस की फॉरेन करेंसी का उपयोग करने की अनुमति भी दे दी। इस कदम ने करेंसी वैल्यूज में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को बहाल किया। परिणाम स्वरूप इन्फ्लेशन रेट कई वर्षों तक लगातार गिरता रहा और जुलाई 2018 में 4.3% तक पहुंच गया था। हालांकि जिम्बाब्वे के वित्त मंत्री ने 2015 में कहा था कि वो नेशनल करेंसी को बहाल करने का प्रयास अब नहीं करेंगे, लेकिन 2029 में न्यू रेजिमे ने एक न्यू जिम्बाब्वे करेंसी की घोषणा की, जिससे हाइपर इन्फ्लेशन का कहर वापस आ गया। अक्टूबर 2020 में इन्फ्लेशन रेट 417.25% था और वहीं मार्च 2023 में ये घटकर 87.6% हो गया। लेकिन आज भी अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी जैसी मुश्किलों से वहां के नागरिक जूझ रहे हैं और दूर दूर तक उन्हें उम्मीद की किरण नहीं दिखा रही है। दोस्तों, जिम्बाब्वे की इस कहानी के बारे में आपको जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग। थैंक यू।